नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी और उसमें इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, यानी कि बच्चों के सवाल और डॉक्टर कलाम के उत्तर। बच्चे कुछ पूछेंगे और डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देंगे। इसके बारे में यह पूरा पाठ है। अब डॉक्टर कलाम कौन थे उसके बारे में हम प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो डॉक्टर कलाम, उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसे मिसाइल मैन, फादर ऑफ मिसाइल जैसे नामों से भी जाना जाता है। महामहिम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनकी प्रशंसा करने में शब्द कम पड़ सकते हैं। ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। भारत देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डॉक्टर कलाम से नफरत करता हो। पूरा देश उनसे प्यार करता है। आपको भी यदि उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। अब यहाँ शब्द आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? तो ये शब्द हमने सुना हुआ है लेकिन इंग्लिश में सुना है, इसलिए हमें इसका पता नहीं है। इंटरव्यू को हिंदी में कहा जाता है साक्षात्कार। तो यह जो पूरा पाठ है ये प्रश्नोत्तर शैली में बच्चों की बातचीत और अब्दुल कलाम और बच्चों इनके बीच में हुई बातचीत पर आधारित है और इसे प्रस्तुत इस तरह से किया है मानो कोई इंटरव्यू हो रहा हो, कोई साक्षात्कार हो रहा हो। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पे आसीन थे, यानी कि वे जब राष्ट्रपति पद पर थे तब बच्चों से मिले थे और बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए उन्होंने बच्चों से मिलकर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे। वे शिक्षा के लिए कार्य करने वाले थे। उनका मुख्य ध्येय या उनका संदेश ही यही था कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करना चाहिए। यहाँ पर बड़ी अच्छी तस्वीर दी हुई है। डॉक्टर कलाम यहाँ चेयर में, कुर्सी में बैठे हैं और बहुत सारे आपके जैसे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हैं जो उनसे प्रश्न कर रहे हैं और डॉक्टर कलाम बड़ी सहजता से उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। अब पाठ पढ़ते हैं। प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट स्कूल, चेन्नई। प्रश्नकर्ता यानी जो प्रश्न पूछता है वे, उसका नाम है आर अरविंद, कक्षा 3 का है और सेंट मैट स्कूल चेन्नई से है। इनका प्रश्न है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो उनके जो शिक्षक थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और जब वे कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक रहे थे और उन्होंने पंछी कैसे उड़ान भरते हैं उसके बारे में बता रहे थे और उसका उदाहरण अच्छी तरह से समझाने के लिए उन्होंने रामेश्वर समुद्र तट पर ले जाकर उनको जीवंत उदाहरण दिया था और इसी घटना की वजह से उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा असर पड़ा कि वे आगे विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार हुए। प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर से। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो सरयू मकर का प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? उसका उत्तर डॉक्टर कलाम देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में
अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता भी है। तो डॉक्टर कलाम का मानना है कि हमें शिक्षा के लिए, माध्यमिक तक की शिक्षा के लिए, या जो शिक्षा का माध्यम होता है उसमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें बचपन में किस भाषा को प्रमुखता दे, उसका उत्तर वो देते हैं कि हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने खुद माध्यमिक तक की शिक्षा मातृभाषा से प्राप्त की, कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम संस्थाओं में जाना पड़ा। उनका मानना है कि कॉलेज में भी मातृभाषा का उपयोग किया जा सकता है, हम उसका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, उसी में हम अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होते हैं। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। अर्थात उनका मानना था कि हमें मातृभाषा को कॉलेज तक की शिक्षा के लिए चयनित करना चाहिए। हम मातृभाषा को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम सहजता से बातचीत करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उसका माध्यम के रूप में उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये भी हमें अंग्रेजी भाषा का भी महत्व कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वे एक संपर्क भाषा है। पूरे संसार से, पूरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने के लिए हमें उसकी भी नितांत आवश्यकता रहती है। प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? उनका प्रश्न है अर्श पटेल का कि यदि हम भी आपकी तरह बनना चाहे, वैज्ञानिक बनना चाहे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस पर डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो आप जब युवा अवस्था में कदम रखें, यानी कि आप जब 9वीं 10वीं कक्षा में आए, तभी से आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि छोटे लक्ष्य पर मत रुको, आपको कुछ बड़ा सोचना है। जैसे यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जब आपको पता चल जाए कि आखिर आपको बनना क्या है, भविष्य में आप क्या बनना चाहते, भविष्य में आप क्या करना चाहते, तब से उस दिशा में आपको प्रयास और श्रम यानी कि मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। उनका कहने का मतलब है कि बहुत मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। देखिए, डॉक्टर कलाम बहुत ही बड़ी बात करते हैं कि जो जो आप आगे बढ़ोगे, तब आपका सामना मुसीबतों से होगा, बाधाओं से, कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। ऐसी समस्याओं को पराजित करने में महारत यानी कि कुशलता प्राप्त करनी होगी, हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो आपको कुछ बनना है तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तब प्रयास और मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। आप जैसे ही मेहनत करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, सामना आपका बाधाओं से, मुसीबतों से होगा, लेकिन आपको दृढ़ साहस पैदा करना है और समस्याओं को, मुसीबतों को पराजित करने की यानी कि हराने की महारत भी, कुशलता भी प्राप्त करनी है, और तब जाके आप जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर सदैव ज्ञान अर्जित करो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते रहो। प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम, मुंबई से इन्होंने जो पढ़ते हैं, और इन्होंने प्रश्न किया है वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को 2020 तक, यानी कि ये जो इंटरव्यू है ये शायद 2011 या उससे पहले लिया गया होगा, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत को 2020 तक, यानी कि अब हम 2020 के साल में जी रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थात हम विकासशील राष्ट्र है, हमारा देश विकासशील है, विकास करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो विकसित बनना यही हमारा एक गोल है, यही हमारे सामने बहुत बड़ी 2020 तक इस देश को विकसित राष्ट्र के साथ के रूप में देखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और भारत के अंदर रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना,
ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुस्कान देखने का मतलब है उनके ज़रूरतों को पूरा करना, उनके गरीबी या बेरोजगारी ऐसी समस्याओं का निराकरण करना। तब जाके हम हर नागरिक के चेहरों पर मुस्कान देख पाएंगे। प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, यानी कि साहस क्या होता है। हर्ष चांडक का प्रश्न है कि साहस किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी कि अपनी जान की भी परवाह किए बगैर यदि कोई दूसरे की मदद करता है, उसे संकट या मुसीबत से बचाता है, तो यही साहस कहा जाएगा। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। वो प्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई है, ओके, जो भारत के होकर भी भारत में नहीं विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर बसे हैं, ऐसे लोग मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम उनसे भी कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। जो भारत से जुड़ा हुआ है, भारतीय मूल का है, वो भारतीय परिवार का अभिन्न अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और यही सबसे बड़ी गौरव की बात है। प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर से। उनका कहना है, उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हर कोई बड़ा बनना चाहता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार ये भी देश के लिए, देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसान को हमारा ताज कहा जाता है, जो सारे संसार को खाना खिलाने का काम करता है। वो जब उगाएगा, अनाज बोएगा, तब जाके हमारे घर चूल्हा जलेगा या हमारे घर खाना पकेगा। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। सत्यम का प्रश्न है कि हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, आप हमारे लिए आपका क्या संदेश है। डॉक्टर कलाम का कहना है कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। इसे हम अलग से नहीं बुला सकते, इसे हम अलग नहीं कर सकते। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी कि चिंता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम का कहना है कि कोई काम छोटा नहीं है, किसान का हो, मजदूर का हो, सफाई कर्मचारी का हो, कलाकार का हो, दस्तकार का हो, हर कोई जो अपने काम कर रहे हैं उसमें वो श्रेष्ठ है, उसकी अपनी एक कीमत है, उसकी अपना एक सम्मान है। तो हमें हर उन सभी कार्य करने वालों की, सभी कलाकारों की आदर या सेवा की दरकार करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन सभी की सेवाओं की समान रूप से हमें दरकार भी है। और इसीलिए कहते हैं कि आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े, खूब प्रगति करें। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा से। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, परंतु निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। उनका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है और तर्क संबंधित है कि 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र देश बनाना आप चाहते हैं, आप कहते हैं, लेकिन देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बेरोजगारी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दो समस्याएं क्या इसे संभव होने देगी। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। उनका कहना है कि विकास ही खुद, जब विकास होगा तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक अचूक औषधि है यह विकास। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। खास ध्यान रखिए, जन शिक्षा और विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। और जब स्त्रियों को शिक्षा दी जाएगी, महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, तब वे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल प्राप्त होगा और समझेगी, छोटा परिवार सुखी परिवार की बात को, उसके फायदों को समझेगी और तब जाके वह जनसंख्या वृद्धि में कटौती भी होगी। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा।
और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग व धंधे भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। और इस तरह से जनसंख्या को रोकने का उपाय भी है कि विकास होने पर, शिक्षा का स्तर सुधरने पर छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा और इस प्रकार हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं और छोटे छोटे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार भी प्राप्त होंगे और बेरोजगारी की समस्या को निवारा जाएगा। अब प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? उनका कहना है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि 2020 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उस वक्त की बात है जब भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक थी। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब 1 अरब से अधिक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवान है। 54 करोड़ लोग यानी 50%, 50% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवा है। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है और युवा किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति होते हैं। उनमें बहुत जुस्सा होता है, बहुत ताकत होती है, बहुत साहस होता है और वो हर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, यानी कि प्लानिंग भी है। और इस प्लानिंग के तहत इन युवाओं के शक्ति का इस्तेमाल करके इनको रोजगार प्राप्त करवा के हम हमारी जनसंख्या का उपयोग करके 2020 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। और जब 54 करोड़ युवा जुड़ जाएंगे तब किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोका जा सकता और हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा उनका मानना था। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु से। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो सही बात है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ और अन्य समस्याएं, सामाजिक समस्याएं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। तो वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? गरीबी, ज़्यादातर गरीबी कई अच्छे और पढ़ाई में तेज छात्रों की पढ़ाई छुड़वा देती है। इसीलिए इसका प्रश्न, एस कार्तिक का प्रश्न बिल्कुल सही है कि ऐसी समस्या, गरीबी या आर्थिक समस्या और अन्य कारण वे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते, अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। तो वे लोग अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति, जिसे हम शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप कहते हैं, वो प्राप्त होगी। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण यानी कि लोन लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी, यानी आप अच्छा पढ़ते हो तो आपको बैंक ऋण देगा पढ़ाई के लिए, वो भी कम ब्याज पर। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है और डॉक्टर कलाम का कहना है कि यदि आप जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करते हो तो बाधा तो आएगी ही। उन्होंने पहले ही कहा है कि बाधाएं, मुसीबतें तो आती ही है, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। हमें मुसीबतों को, बाधाओं को हराना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। ऐसी मुसीबतों से, बाधाओं से, आने वाली समस्या से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य पे अड़े रहना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न करता है मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी से है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? उनका कहना है कि राजनीतिज्ञ, जो राजनेता होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है, यानी अच्छी नीतियाँ बनाई जाएगी शिक्षा से संबंधित, रोजगारी से संबंधित, गरीबी उन्मूलन से संबंधित, और ऐसी नीतियाँ ही हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में की ओर ले जाएगी। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी सबसे बड़ी समस्या जो है गरीबी, उसे हटाने के लिए, उसे मिटाने के लिए
हमें प्रयत्न करने होंगे और यह काम राजनीतिज्ञ अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति बनाकर कर सकते हैं। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। इनका कहना है कि रक्षा यानी कि हमारे बॉर्डर पर जो रक्षा होती है, सीमाओं की रक्षा होती है, इस दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, यानी कि इसे अलग से नहीं रखा गया है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 में सम्मिलित है, इसका अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि महिला हो या पुरुष उसे सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति दी जाएगी। तीनों सीमाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है, यानी कि सामरिक यानी युद्ध संबंधित, तो महिलाएं युद्ध क्षेत्रों में जाकर सीमाओं पर जाकर भी अपनी सेवाएं दे सकती है और देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जब वे जोधपुर के दौरे पर थे, जोधपुर गए थे, तब एक बच्चे ने उनको प्रश्न पूछा था, उसका नाम नहीं दिया गया है। तो क्या उसका प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। अति विशिष्ट व्यक्ति इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि VIP, यानी कि VIP लोगों के दौरों पर हो रहे अनावश्यक, जिन खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे खर्चे कम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। उनका कहना है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि इस मंच पर पहले बहुत बड़ी कुर्सी रखी जाती थी, लेकिन अब देखो ऐसी कुर्सी हटा दी गई, यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी तरह जो अनुत्पादक चीज़ें हैं, यानी कि जो फालतू खर्च हो रहे हैं नेताओं के दौरों पर, ये सब कुछ खत्म कर दिए जाएंगे, भविष्य में ऐसे खर्च ही नहीं रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात की डॉक्टर कलाम ने, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिए। उनका जो विजन था 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, वो शायद पूरा हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं सोच सकते, ये राजनीतिज्ञों का कार्य है, अर्थशास्त्रियों का काम है। लेकिन इतना तो पता चलता है कि डॉक्टर कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश विकास के लिए सोचने वाले और सही मायने में एक सच्चे नेता थे, एक सच्चे वैज्ञानिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उनको सत सत नमन, 100 सलाम। आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। जीवंत यानी जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी माँ, परिवार की भाषा, हमारी मातृभाषा जैसे गुजराती है, जो परिवार में बोली जाती है वे भाषा। वैश्विक यानी विश्व संबंधित। बृहद यानी बड़ा, महान, भारी। विरासत यानी धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार यानी जरूरत। उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न यानी बाधा, अड़चने, मुसीबतें। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक यानी जो उत्पन्न न करे या जो फालतू है ऐसे। अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख वगैरह। प्रचुर यानी पर्याप्त। तो इस प्रकार इसके शब्दार्थ दिए हुए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।